नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सर्वांग समता समरूपता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर ये माना जाता है और इसमें जो है विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, कुछ रूल्स भी देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वांग समता समरूपता क्या होती है। तो सर्वांग समता की यदि हम बात करें, सर्वांग सम आकृतियां किसको कहते हैं? जिनमें आकार और माप दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों एक जैसे होते हैं तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। जैसे यदि हम देखें आकार की, यदि हम बात करें तो आकार जैसे हमने देखा कि जो ये दो वृत्त हैं, वो दोनों वृत्तों का आकार कैसा है? एक जैसा है। शेप बिल्कुल दोनों की एक जैसी है। दो त्रिभुज यहाँ पर, त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनकी शेप क्या है? एक जैसी है। तो सबसे पहले शेप को समझना, आकार को समझना जरूरी है। जैसे हमने जैसे एक सर्किल बना दी यहाँ पर और यहाँ पर एक सर्किल बना दी, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा है। शेप कैसा है? बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन यदि हम यहाँ सर्किल बना दें और यहाँ पर हम ऐसा बना दें, तो इसकी जो शेप है, आकार है, ये वृत्ताकार है और ये है त्रिभुजाकार। तो इन दोनों की शेप तो एक जैसी है, इन दोनों का जो आकार है वो तो एक जैसा है, बट इन दोनों का देखें तो इन दोनों का जो शेप है वो एक जैसा नहीं है। तो सर्वांग सम आकृतियों को मेन बात यह है कि दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। आकार भी एक जैसा होना चाहिए और साथ ही साथ माप भी। माप मतलब आप छोटे बड़े समझ सकते हैं। बिल्कुल जो आकृति, मतलब जितनी बड़ी आकृति ये है उतनी ही बड़ी आकृति ये है, तो उसको अपन माप कह देंगे। मतलब माप, इसमें दोनों की जो माप है वो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर दो त्रिभुज है तो इनकी माप भी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। मतलब जितना इसका एरिया हो उतना ही इसका एरिया हो, ठीक है। तो जितना बड़ा ये हो उतना ही बड़ा ये हो, तो उसको हम माप कहेंगे। तो जब जिन आकृतियों में, सर्वांग सम आकृतियों में क्या रहता है कि आकार और माप का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दोनों आकृतियों में ये दोनों आकृतियों का आकार और माप सेम है, तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। यदि हम यहाँ पर देखें माप में, यदि हम देखें जैसे ये हमने बनाया एक सर्किल और एक सर्किल हमने बनाया ये, तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में आकार तो सेम है, आकार तो बिल्कुल एक जैसा है। ये भी वृत्ताकार आकार है इसका और इसका आकार भी वृत्ताकार है। लेकिन माप की यदि हम बात करें, तो इन दोनों में हमने देखा कि इन दोनों की माप एक जैसी नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा वृत्त है, तो माप एक जैसी नहीं है। और सर्वांग सम आकृतियों में क्या है? दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। आकार भी एक जैसा होना चाहिए और माप भी, तभी वो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों जो है, ये दोनों ऐसे समझ लीजिए कि जो 1 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है, एक ही सन में सिक्के दोनों ढाले गए हैं। तो इसको यदि आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप करेगा, बिल्कुल एक जैसा पूरा इसको कवर कर लेगा ना। इससे ये वाला 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों जो है ये सर्वांग सम आकृतियां हम इनको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखेंगे, दोनों 1 रुपए के सिक्के हैं, दोनों एक ही सन में ढाले गए हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। मतलब इनका आकार भी एक जैसा होगा और साथ ही साथ इनकी माप जो है, माप भी बिल्कुल एक जैसी होगी। तो इसलिए ये दोनों सिक्के जो है ये सर्वांग सम आकृतियों के रूप में होंगे। दो वृत्त हैं, उनकी यदि आकार और माप दोनों एक जैसी, तो भी हम कहेंगे वो सर्वांग सम आकृतियां हैं। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है समरूप पे। समरूप आकृतियों में सिर्फ और सिर्फ हमें आकार देखना पड़ता है। यदि दो आकृतियां हैं और दोनों आकृतियों में यदि आकार एक जैसा है, तो उन आकृतियों को हम कह सकते हैं समरूप आकृतियां। इसमें माप का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। माप एक जैसी है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आकार एक जैसा होना चाहिए। आकार एक जैसा है तो वो आकृतियां समरूप हम उनको कहेंगे। जैसे हमने एक सर्किल ये बनाई और एक सर्किल हमने बनाई ये, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों आकृतियों को हम सर्वांग सम तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये आकृतियों को हम समरूप कह सकते हैं। इन आकृतियों को हम समरूप कह सकते हैं। जैसे हमने हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज हमने बनाया सपोज ये, तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक बात हमें ध्यान इसमें दिख रही है कि दोनों का आकार एक जैसा है।
इसका और इसका आकार एक जैसा है, इसका और इसका आकार एक जैसा है। तो समरूप आकृतियों में बस इतना देखना है कि आकार एक जैसा होना चाहिए। आकार एक जैसा है तो आप कह देंगे वो आकृतियां समरूप आकृतियां हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके माध्यम से और क्लैरिटी आ जाएगी, और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल ये बना ली, सॉरी त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप है कि सर्वांगसम है। तो एक बात ध्यान देनी है कि यदि माप दोनों की सेम है, मान लीजिए इन दोनों की माप सेम है, माप मतलब बिल्कुल बराबर हैं, छोटे बड़े नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो माप एक जैसी रहेगी। और साथ ही साथ आकार भी दोनों का एक जैसा दिख रहा है, आकार भी दोनों का एक जैसा दिख रहा है। तो ये आकृतियों को हम जो है, इन दोनों आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कह सकते हैं। इसके कुछ नियम भी हैं, उन नियमों के बेस पे हम आगे चलकर अभी देखेंगे कि कब दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं और कब दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। इन आकृतियों को हम जो है, यदि ये दोनों इनकी माप और आकार एक जैसा है तो ये आकृतियां हमारी कहलाएंगी सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृतियां ये कहलाएंगी। और जो आकृति सर्वांगसम होती हैं, जो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, वो आकृतियां ऑटोमेटिक समरूप भी होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं। अब होने का रीजन क्या है? होने का रीजन ये है कि सर्वांगसम आकृतियों में आकार को देखा जाता है, आकार एक जैसा होना चाहिए सर्वांगसम में, और समरूप आकृतियों में भी आकार देखा जाता है कि आकार एक जैसा हो। तो आकार, इसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सर्वांगसम आकृतियों में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आकार। छोटा बड़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आकार यदि एक जैसा है तो हम ये कह देंगे कि वो आकृतियां समरूप आकृतियां हैं। और इसमें दोनों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक छोटे बड़े भी नहीं होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, और साथ साथ में आकार उनका एक जैसा होना चाहिए, तो सर्वांगसम आकृतियां रहेंगी। अब एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है क्या सभी सर्वांगसम आकृतियों को समरूप कह सकते हैं? तो हाँ, सभी सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। उसका रीजन ये है कि आकार, इसमें तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, तो आकार यहीं फुलफिल हो चुका है, तो इन्हीं आकृतियों को हम सर्वांगसम भी, समरूप भी कह सकते हैं। इन्हीं आकृतियों को ये सर्वांगसम तो है, साथ ही साथ इनको हम समरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि आकार इनका एक जैसा है तो समरूप भी रहेंगी। और यदि इनमें माप भी एक जैसी तो सर्वांगसम तो रहेंगी, साथ ही साथ ये समरूप भी कह सकते हैं। यदि हम ऐसा कहें क्या सभी समरूप आकृतियों को क्या हम सर्वांगसम कह सकते हैं? तो सभी समरूप आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियां हम नहीं कह सकते, सभी को नहीं कह सकते, कुछ को कह सकते हैं। जैसे यदि हम देखें, दो त्रिभुज बनाए, इनकी माप बिल्कुल एक जैसी है, माप एक जैसी है, और साथ ही साथ हमने कहा कि इन दोनों का आकार भी एक जैसा है। तो इन आकृतियों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों आकृतियों को सर्वांगसम कह सकते हैं। अब सर्वांगसम कह सकते हैं तो हमें यदि दो आकृतियां दी जाएं तो ये पूछेंगे अच्छा इनको सर्वांगसम तो हम कह सकते हैं, क्या इनको समरूप भी कह सकते हैं? तो सर्वांगसम यदि आकृतियां हैं तो उनको समरूप भी कह सकते हैं। सर्वांगसम यदि दो आकृतियां हैं तो उनको हम समरूप भी कह सकते हैं, वो ऑटोमेटिक समरूप होती हैं। लेकिन यदि ऐसा आ जाए, जैसे एक हमने त्रिभुज बनाया ए और एक बनाया थोड़ा बड़ा, अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है, वो भी आकार। इसका और इसका, इन दोनों का आकार एक जैसा है। अब आकार जब एक जैसा रहे और माप अलग अलग रहे, माप अलग अलग जैसे रहे, आकार एक जैसा रहे और माप अलग अलग रहे, तो ऐसी आकृतियों को हम जो है समरूप कह सकते हैं, ऐसी आकृतियों को समरूप कह सकते हैं। लेकिन सर्वांगसम नहीं कह सकते, इसका ध्यान रखना है। तो जो आकृतियां बिल्कुल एक जैसी रहें हर प्रकार से तो वो तो सर्वांगसम होंगी, लेकिन जिनमें आकार अकेला एक जैसा हो तो उसको कहेंगे हम समरूप आकृतियां, सर्वांगसम उसको नहीं कहेंगे। तो ये हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया। तो इन आकृतियों को हम जो है, देखो इन दोनों में सर्वांगसम आकृतियां थी तो ये समरूप भी हैं, ये दोनों समरूप हैं,
लेकिन हम इनको सर्वांग सम नहीं कह सकते। अब ये आकृतियां देखें तो ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो ये समरूप भी हैं।